ओके बच्चों, सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. पॉइंट नंबर 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ऑडिट फी. ऑडिट फी रिफर्स टू व्हाट? ऑडिट फी रिफर्स टू द चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. ऑडिटिंग रिफर्स टू चेकिंग. टू ऑडिट मीन्स टू चेक. चेक व्हाट? जैसे मैंने कहा था कि मैं जब पूछता हूं कि मैं कौन हूं, तो आपको समझना है कि मैं बिजनेस हूं. तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए व्हेन वी अपॉइंट qualified person, a specialized person that is considered to be, let us say, chartered accountant, because in finance and accounts the highest level in India is achieved by the chartered accountant. So chartered accountants are being appointed to audit the books of account of limited companies, to check the books of account of limited companies. So to audit means to check the books of account prepared by the accountant of the company. Generally, auditing, checking is being done by an expert in the field of accounting, and that is a chartered accountant. So fees paid for auditing is an expense for the business. इसलिए audit fee is an expense, nominal account, right? तो ये वर्ड आगे हमें आएगा, इसलिए हमने डिस्कशन कर लिया. ऑडिट फी माने चेकिंग फीस. After that, we have discount. Now, if you remember, earlier we have learned discount. डिस्काउंट दो प्रकार का हमने देखा था, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. हाँ, तो इसका और थोड़ा ब्रॉडर टर्म मैंने यहाँ पे बनाया है. एक बार ये वेरीफाई करो बच्चों. डिस्काउंट को मैंने ब्रॉड व्यू में डिस्क्राइब यहाँ पे किया हुआ है. ओके, व्हाट इज दैट? डिस्काउंट. डिस्काउंट फर्स्ट ऑफ ऑल बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. Trade discount is what? Trade discount is something which is being offered due to bulk quantity sale. Business discount is trade discount. जब ट्रेड डिस्काउंट हम ऑफर करते हैं तो प्राइस को रिवाइज कर देते हैं. हम डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं. समझो प्राइस 10 रुपया एक पेन का है, तो हमने उसे रिवाइज करके 9 रुपया बना दिया, 1 रुपया कम कर दिया. एक एग्जांपल ले लेते हैं. समझ लो कि मैं एक पेन खरीदने के लिए गया. मैंने वेंडर को पूछा कि भाई ये पेन कितने का है? उसने बोला 10 रुपया है. ओके, नाउ आई टोल्ड हिम दैट सी, आप एक एक पेन बेचोगे, आपको काफी टाइम लगेगा टू सेल 100 पेन्स. व्हाट इफ आई गिव यू ऑर्डर ऑफ 100 पेन्स नाउ? आप क्या करके दोगे? तो वेंडर ने बोला हाँ, आपका बात तो सही है, मैं आपको 1 रुपया कम कर दूंगा, मतलब आपके लिए मैं भाव लगा दूंगा 9 रुपया. ऐसा जनरल बिजनेस टर्म्स में हम बोलते हैं कि आपके लिए मैं भाव लगा दूंगा इतना. Indirectly, he has reduced 1 rupee. That 1 rupee reduced is a trade discount. But we never record trade discount. Trade discount हम कभी भी record नहीं करते हैं. It is never to be recorded. What happens is price gets revised. Price gets revised. तो हमारे एग्जाम्पल में अगर आप नीचे देखेंगे तो 1 pen is equal to 10 rupees. So 100 pen will be equivalent to 100 into 10,000 rupees. देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1000 rupees. इसमें 10% हमें डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट मिला. ये लेस होके मेरा नेट प्राइस बन गया 900. इसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, विच इज नेवर टू बी रिकॉर्डेड. नेवर टू बी रिकॉर्डेड. ट्रेड डिस्काउंट नेवर टू बी रिकॉर्डेड. राइट? आर यू गेटिंग दिस? ट्रेड डिस्काउंट नेवर टू बी रिकॉर्डेड. एज अगेंस्ट दैट, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, इसी एग्जाम्पल को समझ लो, 900 रुपीज हमारा प्राइस नक्की हुआ बल्क डिस्काउंट के बाद में. ट्रेड डिस्काउंट को मैं अलग अलग नाम यूज कर सकता हूं, बिजनेस डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट, एक्सेट्रा. ट्रेड डिस्काउंट. हाँ, 900 अभी हमारा नवा भाव नक्की हुआ. 100 पेन का आई हैव टू पे यू 900. नाउ आई टोल्ड द वेंडर दैट भाई देखो, बाकी सब लोग तो एक एक महीने का क्रेडिट दे रहे हैं, आप मुझे क्रेडिट दोगे कि नहीं दोगे? He wanted to do business and he was aware what is happening around. So he said, yes, I will also give you 1 month credit. Credit माने उधार. Now I told him that look, 1 महीने का क्रेडिट मतलब 1 महीने के बाद मुझे पैसा पे करना है. उसके जगह पे, instead of that, what if I pay you now? आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा, 1 महीना आपको जल्दी मिल जाएगा. What can you do for me? तो तुरंत वेंडर ने बोला दैट इफ दैट इज द केस, यू आर रेडी टू पे नाउ, तो मैं आपके लिए और 5% कम कर दूंगा. आपका 900 रुपीज था ना,
उसमें 5% मैं कम कर दूंगा। 900 का 10% विल बी 90 और 90 का आधा विल बी 45। तो 45 रुपीज मैं आपको कम करके दूंगा। 900 में से 45 गया, यू गॉट टू पे ओनली 855 रुपीज। ये जो 45 रुपीज कम हुआ, दैट इज कैश डिस्काउंट एंड विच हैज टू बी ऑलवेज टू बी रिकॉर्डेड। ये हमेशा हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो ट्रेड डिस्काउंट इज बिजनेस डिस्काउंट, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट never to be recorded. Cash discount is financial discount for making prompt payment, always to be recorded, right? So that was about the discount part. I'm sure आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट पे जा रहा हूं, जो हमने डिस्कस कर लिया है, पर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया है इसका। ट्रेड डिस्काउंट आई एम रीडिंग, आई वांट यू टू राइट डाउन ऑल्सो। It is also called as quantity discount, bulk discount, business discount, etc. It is never to be recorded. It is never to be recorded. ये आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। In the books of account. Okay. The net price after deducting the TD shall be recorded as a purchase or sale price. Net price after deducting TD shall be recorded as purchase or sale price. Against that, what is cash discount? Cash discount is offered for prompt payment. It is always to be recorded. It is always to be recorded. For seller, it's an expense. For buyer, it is an income. Right? Please continue. Complete it. And then we shall go ahead. इसके बाद में मैं आपको जीएसटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने आज जा रहा हूं। राइट? कंप्लीट करो। चलो बच्चों, तो आज हम जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। GST full form is Goods and Service Tax. It is a part of indirect tax. IDT, indirect tax का एक पार्ट है। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बच्चों, टैक्स जो है ना, सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड टैक्स, पहले ये समझ लेते हैं। टैक्स होता क्या है, कौन ये क्रिएट करता है, कौन पे करता है, कौन रिसीव करता है, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे जाएंगे। ठीक है? तो बच्चों, टैक्स जो है ना, टैक्स इज बीइंग बेसिकली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। किसके पास से कलेक्ट करता है? टैक्स इज बीइंग कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सिटीजन ऑफ अ कंट्री। सर क्यों कलेक्ट करता है टैक्स, उसका की रीजन क्या है? Government offers services to the citizen of the country. So many services is being offered, like the infrastructure, roads, railways, the constitutional system, police service, safety, security is being offered. ये सारा मशीनरी चलाने के लिए एक्सपेंस लगता है, खर्चा लगता है गवर्नमेंट को। ये खर्चा कहां से निकालेंगे? तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिकवर द एक्सपेंस फ्रॉम पब्लिक। जिनके लिए ये सर्विस दिया है उनसे हम वसूल करेंगे, इसे हम कहते हैं टैक्स। राइट? सो फॉर यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, वॉट एवर पीपल विल हैव टू पे आउट ऑफ देयर इनकम, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स। टैक्स मेजरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे दिया गया है, उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? बड़ा सिंपल है। डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स मेजरली आता है, दैट इज ऑफर्ड और गिवन टू द गवर्नमेंट बाय पीपल, डायरेक्टली मेड पेमेंट टू द गवर्नमेंट। मतलब एग्जांपल समझ लो, मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूं, मैंने ड्यूरिंग द ईयर जितना भी इनकम कमाया, वो इनकम के ऊपर पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अमाउंट आई विल पे टू गवर्नमेंट एज अ टैक्स। देयर आर सम स्लैब रेट्स, वो स्लैब रेट के हिसाब से 10%, 20%, 30%, जो भी स्लैब रेट में हम आते हैं, वी कंप्यूट एंड वी मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट। सो इन दिस केस डायरेक्टली आई एम मेकिंग पेमेंट टू द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। I am the income earner, I do calculation, and on my income I directly pay tax to the government, direct tax. तो सर ये indirect tax क्या है? Indirect tax is something which is being offered by people, okay, to the government, but not directly. It is via in the sense through someone else. समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो कि मैं मार्केट में कुछ चीज खरीदने गया,
लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल खरीदने के लिए गया, मैंने वो वेंडर को पूछा कि भाई वेंडर भाई ये मोबाइल का क्या कॉस्ट है, एग्जाम्पल ले लो, उसने मुझे कहा कि 50,000 रुपया है, लेट अस से फॉर एग्जांपल। सो आई सेड अच्छा ओके, सो आई हैव टू पे नेट 50,000। तो वेंडर ने बोला नहीं सर, 50,000 प्लस इसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेट अस अज्यूम टैक्स इज 20%, इट मे फॉल इन 18% स्लैब, बट सिंप्लिसिटी के लिए 20%। तो मैंने बोला अच्छा कितना हो जाएगा, तो 50,000 प्लस 20% 10,000, टोटल सर आपका हो जाएगा 60,000। तो मैं बोलूंगा अच्छा, मतलब ये मोबाइल का कॉस्ट, आपका सेलिंग प्राइस, मेरा परचेज प्राइस 50 है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स पे करना पड़ेगा, ये टैक्स मैं आपको पे करूंगा, तो आप गवर्नमेंट को कभी पे करोगे? सर एवरी मंथ एंड या क्वार्टर एंड वी हैव टू मेक पेमेंट ऑफ जीएसटी टू द गवर्नमेंट, हमें क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। तो आप जो 10,000 पे करोगे, द वेंडर इज टेलिंग मी दैट कस्टमर वॉट एवर अमाउंट ही विल पे, दैट अमाउंट वी विल, वेंडर विल पे टू द गवर्नमेंट, मीन्स indirectly customer is paying tax to the government via vendor. Are you understanding this? Indirectly I am making the payment, hence we call it as indirect tax. Earlier there were so many indirect taxes like sales tax, like octroi, excise duty, etc, etc. Now everything has been combined under one roof, that is GST, goods and service tax. तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हम वाया वेंडर पे करते हैं। तो इसका ऐसा कुछ प्रकार हो गया दैट इफ आई एम परचेजिंग द गुड्स आई पे इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी आई पे, इसे मैं कहता हूं इनपुट टैक्स, गुड्स हैव कम इन एंड फॉर दैट टैक्स हैज बीन पेड, आई कॉल इट एज इनपुट टैक्स। लेकिन फर्ज करो कि यही मोबाइल मैंने परचेज किया, मैंने टैक्स पे किया, इनपुट टैक्स पे किया, और ये मोबाइल मैंने सेल किया, तो मैं कस्टमर के पास से आउटपुट टैक्स वसूल करूंगा, कलेक्ट करूंगा, एंड द डिफरेंस ऑफ द टू आई विल मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय वे ऑफ एन एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है। हाँ, पहले परचेज का मैं बात करूंगा, उसके बाद में मैं सेल का बात करूंगा, ध्यान से समझना बच्चों। समझ लो मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, परचेज कॉस्ट बीइंग 500 रुपीज, मैं टिक कर रहा हूं, परचेज कॉस्ट बीइंग 500 रुपीज, सिंप्लिसिटी आई हैव केप्ट जीएसटी हियर इन दिस एग्जांपल एज 10%। तो क्योंकि परचेज के टाइम पे गुड्स आर कमिंग इन, इनपुट टैक्स आई एम पेइंग 10%, 50 रुपीज आई मस्ट हैव पेड टू द वेंडर, मतलब टोटल मैंने वेंडर को कितना पे किया रहेगा 550। 550 में 500 रुपया इज अ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आई हैव परचेज, 50 रुपीज इज अ टैक्स गिवन टू वेंडर, दैट वेंडर विल मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अब समझ लो यही गुड्स मैंने बेचा, नाउ आई एम द सेलर, अर्लियर आई वाज अ बायर, नाउ आई एम बिकमिंग सेलर। यही गुड्स अगर मैंने बेचा, ओके, तो क्या होगा, तो मेरा कॉस्ट 500, राइट, राइट हैंड साइड पे देखो, मेरा कॉस्ट 500। नेचुरली मैं कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ी बेचूंगा यार, मैं बिजनेस करने के लिए बैठा हूं, थोड़ा प्रॉफिट तो मैं कमाऊंगा ना। 20% प्रॉफिट मार्जिन, मैंने 20% प्रॉफिट ऐड किया मेरे कॉस्ट के ऊपर, 100 रुपया ऐड किया, मतलब सेल वैल्यू कितना हो गया 600 रुपया सेल वैल्यू। सेल वैल्यू के ऊपर आई विल टेल माई कस्टमर दैट बॉस यू हैव टू पे 10% जीएसटी, आई विल कलेक्ट ऑन योर बिहाफ। तो उसके ऊपर 10% जीएसटी, जिसको मैं कहूंगा आउटपुट जीएसटी, क्योंकि गुड्स आर गोइंग आउट, आउटपुट जीएसटी, राइट। I collected 60 rupees. So how much that customer must have paid to me? 600 plus 60. 660 must have paid. 660. तो आपको क्या लगता है अभी मैं गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करूं ये सेल करने के बाद? मैंने तो कलेक्ट किया ना 60 रुपीज, तो क्या मैं 60 रुपीज पे करूंगा? नो, गवर्नमेंट सेज दैट देयर शुड नॉट बी डबल टैक्सेशन। ये 60 रुपीज जीएसटी कलेक्ट करने के बाद आप कंप्यूट करोगे कि यही गुड्स का आपने कितना इनपुट जीएसटी पे किया है। आपने पहले 50 रुपया पे किया था कि नहीं, यही प्रोडक्ट का आपने 50 पे किया था, तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, नेट अमाउंट यू विल मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट इज ₹10। नेट अमाउंट 10 रुपीज आप पे करेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें
तो गवर्नमेंट को उसका 60 रुपया मिल गया, द हायर वैल्यू मिल गया उसको। पहले 50 पे किया था और अभी 10 में पे करूंगा, टोटल 60 मिल गया ना। बट गवर्नमेंट विल नॉट रिकवर डबल टैक्स, मतलब पहले भी 50 लिया अभी 60 लूंगा, 110। नो, गवर्नमेंट बोलता है नो, वी कैन नॉट बी अनफेयर, हमारे लिए सारे चिल्ड्रन एक बरोबर है। सो दिस वे जीएसटी वर्किंग इज बीइंग डन इन फर्दर चैप्टर्स, स्पेशली इन द चैप्टर कॉल्ड एज जर्नल। जर्नल चैप्टर में जीएसटी का एप्लीकेशन आएगा, इसलिए हमने आज ये जीएसटी डिस्कस किया है। एक बार वापस देख लीजिए, मैं ये आपको डिस्प्ले करने जा रहा हूं फुल बोर्ड, राइट? एक बार चेक कर लें। Check, verify. Anyone, any doubt, you can ask me, right? In next lecture, possibly we will be going on practical aspect. That is, again, I will be explaining 3 types of account and rule of the account and identification of the transactions, right? So ending the session over here. See you in the next lecture. Take care.